बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू सालू इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। मैं सुशीला कुमारी सिंह। आज मैं 9th का बायोलॉजी चैप्टर से सेल पढ़ाने वाली हूँ, जो कि 5th चैप्टर है आपका, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। अब प्रश्न ये उठता है कि सेल है क्या और इसको फंडामेंटल यूनिट क्यों कहते हैं। अब ये सेल जो है, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट माना गया है, क्योंकि अगर सेल है तो हम जिंदा हैं, अगर सेल नहीं रहता तो हम भी जिंदा नहीं रहते। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक चीज़ सिंपल वे में आप जानिए कि जितने भी एक्टिविटीज़ हमें जिंदा रहने के लिए, जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं, वो सारे सेल्स के अंदर ही होता है। ठीक है। अब सेल के अंदर क्या होता है, जैसे हम खाना खाते हैं तो जो खाना पच गया वो सेल के अंदर गया। जो हम सांस लेते हैं तो उससे ऑक्सीजन हमारे ब्लड के द्वारा सेल्स में जाता है। सेल्स में जाने के बाद वो खाने को तोड़ता है, तोड़ने के बाद वो एनर्जी निकालता है, उसके बाद वो डिफरेंट चीज़ों में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह से देखिए कि जो भी और उसके अलावा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बाहर निकलते हैं। तो ये सारे चीज़ें कहाँ हो रहा है? सेल्स में हो रहा है। ठीक है। तो सेल को फंडामेंटल यूनिट क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमारे अंदर जितना जो भी एक्टिविटीज़ होती है जिंदा रहने के लिए, वो सारे कहाँ होंगे? सेल्स में होंगे। ठीक है। अब आइए कि देखते हैं कि ये सेल्स कैसे आया, या इसको डिस्कवर किसने किया था। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 ईस्वी में 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया था कि पेड़ का जो छाल होता है, जिसको हम बार्क कहते हैं, बार्क में इन्होंने सबसे पहले सेल देखा था। ठीक है। उस बार्क में इन्होंने सेल देखा तो इन्होंने कैसे देखा? प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के द्वारा इन्होंने देखा था। जो पुराने ज़माने में माइक्रोस्कोप छोटा सा होता था, उससे इन्होंने ये चीज़ देखी। अब ये इन्होंने देखा कि उस माइक्रोस्कोप के अंदर इन्होंने जब कॉर्क लेकर के देखा, जिसको हम कॉर्क कहते हैं, तो उस कॉर्क में इन्होंने ये पाया कि जैसे मधुमक्खी का छत्ता देखे हो ना, तो मधुमक्खी का छत्ता कैसे बना होता है, उसी तरह से इन्होंने देखा कि वहाँ पर कुछ मधुमक्खी के छत्ते जैसे बना हुआ था। ठीक है। तब इन्होंने उस मधुमक्खी के छत्ते जैसे जो बना हुआ था, तो उसको इन्होंने कहा कि सेल। ठीक है। इन्होंने उसका नाम क्या दिया? सेल। सेल का मतलब होता है लिटिल रूम। सेल क्या हो गया? लिटिल रूम, एक छोटा सा रूम उसको कह सकते हैं। ठीक है। तो ये किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल का डिस्कवर किया 1665 में। फिर उसके बाद आया कि ये एक प्रैक्टिकल करके भी लोगों ने देखा, साइंटिस्ट ने देखा कि जैसे मान लीजिए कि क्या कहते हैं उसको, ऑनियन का जो सबसे पतला वाला एक भाग, ऑनियन को छिलने के बाद उसको ऐसे पकड़ के खींचने पे एक पतला सा भाग आता है, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखने पे ये पाया जाता है कि इस तरह का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एक
एक बॉक्स टाइप का था या छोटा छोटा सा रूम टाइप का बना हुआ नजर आया। तो ये क्या हो गया, ये जो रूम टाइप का नजर आ रहा है तो ये सारे क्या है, सेल हैं। ठीक है, अब ये सेल जो है इसी के अंदर हमारे सारी एक्टिविटीज जो भी हम जिंदा रहने के लिए करते हैं वो सारे इसी के अंदर होता है। ठीक है, अब इसीलिए इसको कहा गया है कि ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। और सेल का भी एक 9th में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं? तो स्ट्रक्चरल यूनिट कभी आपने देखा है कि बिल्डिंग जब बनती है तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि दीवार अगर खड़ा करना है तो दीवार खड़ा करने के लिए क्या करते हैं कि ब्रिक्स, जिसको ईंट कहते हैं हम, वो ब्रिक्स को लेकर के जोड़ा जाता है एक दूसरे के साथ और तब दीवार को खड़ा किया जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से हमारे बॉडी में जो भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग्स हैं, उनके बॉडी में ये सेल्स एक दूसरे से जुड़ता है और एक हमारे बॉडी को एक स्ट्रक्चर देता है। क्लियर हुआ? इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं कि ये स्ट्रक्चरल यूनिट है। ठीक है, अब इसको फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि जो भी एक्टिविटीज हमारे अंदर जिंदा रहने के लिए हो रही है वो कहाँ हो रहा है? सेल के अंदर हो रहा है। जैसे रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ये सारे ट्रांसपोर्टेशन, सारी एक्टिविटीज कहाँ हो रही है? सेल के अंदर हो रहा है। इसीलिए इसको कहा गया है कि जितने भी हमारे वाइटल एक्टिविटीज है वो सारा कहाँ हो रहा है? वो सेल के अंदर हो रहा है। इसीलिए हम इसको कहते हैं फंक्शनल यूनिट। ठीक है, तो why organism cells is called the structural and functional unit of life? Because it builds the body, हमारे बॉडी को बनाता है, it gives the structure to our body और ऑर्गेनिज्म। और दूसरा चीज क्या है, फंक्शनल क्यों कह रहे हैं इसको? बिकॉज ऑल द वाइटल एक्टिविटीज और इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज फॉर लाइफ टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल, सो इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, होप कि ये इसको स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं ये आप समझ गए होंगे। क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी एक्टिविटीज हमारे बॉडी के अंदर होती है तो वो सारे कहाँ होते हैं? हर एक सेल में होता है, इसलिए इसको फंक्शनल यूनिट कहेंगे। और हमारा बॉडी को, ऑर्गेनिजम्स के बॉडी को स्ट्रक्चर देने के लिए एक जो ढांचा बनता है हमारे बॉडी में या स्ट्रक्चर जो हमारा होता है ऑर्गेनिजम्स का, वो भी सेल्स के जुड़ने के कारण होता है। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन उठता है कि आखिर सेल क्या एक ही टाइप का होगा, हर जगह एक ही तरह का होगा? नहीं, सेल्स जो है, जैसे हम अपने जब बिल्डिंग बनाते हैं, दीवार खड़ा करते हैं तो खिड़की छोड़नी है, तो वहाँ पर जब हम ईंट लगाएंगे तो पूरा ईंट नहीं लगाएंगे, वो ज़रूरत के अनुसार ही ईंट बनता है। ठीक है, तो उसी तरह से सेल्स भी ज़रूरत जहाँ है, वो जहाँ पर प्लेस्ड है उसके अनुसार उसका शेप बनेगा, शेप एंड साइज हो जाएगा। प्लस दूसरी चीज़ क्या है कि जिस तरह का वो फंक्शन करेगा उसके आधार पे भी उसका शेप एंड साइज चेंज होता है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल सी सेल्स के बारे में हो गया। और सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था सेल को? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 में किया था। और इन्होंने कॉर्क के अंदर एक हनीबीन कोम की तरह, दैट मीन्स कि जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है उसी तरह का इन्होंने देखा था। फिर इन्होंने ऑनियन पील को निकाल करके उसके अंदर देखा गया, तब इन्होंने पाया कि कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं वहाँ पर, जो कि रूम जैसा नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये लिटिल रूम के नाम से भी जाना जाता है सेल्स को। लिटिल रूम, सेल्स का मतलब ही होता है लिटिल रूम। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं कि इसके बाद और कौन कौन से साइंटिस्ट आए जिन्होंने कि डिफरेंट तरह की चीज़ों का खोज किया था।
तो इसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट हैं और इस साइंटिस्ट का नाम है लीवेन हॉक। इन्होंने 1675 में देखा कि एक पानी में एक्वेटिक रूप में इन्होंने देखा कि वहां पर कुछ ऑर्गेनिजम्स जो थे, वो जो सेल्स था वो फ्रीली मूव कर रहा है। क्लियर हुआ ये चीज? दैट मीन्स कि लीवेनहॉक ने क्या किया था, इन्होंने देखा कि पानी में कुछ ऐसे सेल्स को इन्होंने मूव करते हुए देखा, तब इन्होंने कहा कि ये फ्री सेल्स इन्होंने पाया कहाँ, इन एक्वेटिक इन्होंने देखा था। ठीक है, दैट मीन्स पानी में इन्होंने एक पॉन्ड्स में इन्होंने देखा कि वहां पर कुछ सेल्स जो है फ्रीली मूव कर रहे हैं। दैट मीन्स इन्होंने ये प्रूव किया, ये इसकी खोज की कि पानी में सेल्स जो है वो फ्रीली मूव भी करते हैं। दैट मीन्स कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि पानी में मूव करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए और उस साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने 1831 में न्यूक्लियस का खोज किया था। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस एक तरह से ये ब्रेन है सेल का। ठीक है, जितनी भी एक्टिविटीज होती है तो वो सेल के एक्टिविटीज को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है पुरकिंजी। इन्होंने 1839 में प्रोटोप्लाज्म का खोज किया था। और ये प्रोटोप्लाज्म क्या है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये प्रोटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस है, जेली लाइक सब्सटेंस है ये प्रोटोप्लाज्म, और ये किसी भी सेल्स को जिंदा रखता है। तो सेल्स क्यों जिंदा है? सेल जो है वो प्रोटोप्लाज्म लिविंग थिंग्स है, लिविंग मटेरियल्स है जो कि सेल्स में पाया जाता है, और इसी के कारण सेल जो है वो जिंदा रहता है। और हम सेल में पढ़ेंगे कि यही प्रोटोप्लाज्म जब सेल में न्यूक्लियस के बाहर और न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जब पाया जाता है तो हम इसको कहते हैं ये साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म क्या है? तो साइटोप्लाज्म है प्रोटोप्लाज्म ही, लेकिन वो कहाँ पाया जा रहा है? जो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जा रहा है, तो वो सारे भाग जो कि न्यूक्लियस के बाहर है और सेल के अंदर है। दैट मीन्स यहाँ पर देखिए ये सारे भाग, ये न्यूक्लियस है आपका, तो ये न्यूक्लियस के बाहर वाला यहाँ से यहाँ तक ये सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ से यहाँ तक जितने भी प्रोटोप्लाज्म है उसको हम कहते हैं कि ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, अब आइए कि हम करते हैं, अब इसके ग्राउंड पे हम ये कह सकते हैं कि ऑल लिविंग organisms are made up of
क्या हुआ? सेल हुआ। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि विच यूनिट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो क्या लिखेंगे हम? सेल। ठीक है, अगर सेल का डेफिनेशन आएगा तो हम लिखेंगे सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज all the organisms are made up of the living unit called cell. ठीक है, सेल थ्योरी, तो 3 साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी दिया था, उनमें से स्क्लेडन, एंड स्वान, इन्होंने, स्क्लेडन एंड स्वान ने कहा कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक या एक से अधिक सेल्स के बने होते हैं। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक या एक से अधिक सेल से बने हुए हैं। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर made up of one or more cell. ठीक है, तो स्क्लेडन एंड स्वान ने क्या दिया कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। उसके बाद आए वर्शो नामक एक साइंटिस्ट थे, वर्शो ने 1855 में इन्होंने कहा कि ये सेल्स कहाँ से आए, तो ये जितने भी सेल्स आते हैं या होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है। दैट मीन्स कि पहले का जो सेल्स है उसी से दूसरा नया सेल्स भी बनता है। तो इन्होंने क्या कहा कि ऑल द सेल्स arises from प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, तो अब देखिए वर्शो ने क्या कहा कि ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले से सेल्स है उसी से दूसरा सेल भी अराइज होता है या बनता है। ठीक है, तो ये तीनों साइंटिस्ट थे, स्क्लेडन एंड स्वान एंड वर्शो, इन्होंने सेल थियरी को प्रपोज किया था। तो एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और उसी के साथ अटैच कर दिया जाता है, क्वेश्चन अटैच हो जाता है, हु प्रपोज्ड सेल थियरी, नेम एनी 2 और एनी 3 साइंटिस्ट। ठीक है, तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो सेल थियरी में सबसे पहले कि व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो क्या हो गया? सेल हो जाएगा। और फिर सेल थ्योरी क्या कह रहा है, तो उसमें आपको देना होगा कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। दूसरा चीज क्या देना होगा कि वर्शो ने जो दिया, तो इन्होंने क्या कहा कि जितने भी सेल्स हैं, ऑल द सेल्स दे अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, और साइंटिस्ट का नाम में हम क्या देंगे? स्क्लेडन एंड स्वान एंड वर्शो, ये तीनों का नाम हम वहां पर दे देंगे। और एक चीज और आपको याद रखना है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो स्टार्ट अपना लाइफ करते हैं सिंगल सेल से। ठीक है, तो ऑल द ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स देयर लाइफ फ्रॉम सिंगल सेल। अब देखिए, अब सेल की जो बात आएगी तो हमें थोड़ा सा रिवाइज कर लें उसको। सबसे पहले सेल क्या है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कह सकते हो। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, उसके बाद ऑल द सेल्स, ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ
वन और मोर सेल्स, ठीक है। दूसरा है जो इन्होंने दिया था कि ऑल द सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी सेल्स अराइज होते हैं कहाँ से अराइज हो रहे हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। और ऑल द ऑर्गेनिजम्स दे स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम सिंगल सेल। एक सेल से लाइफ की शुरुआत होती है, ठीक है। सबसे पहले एक सेल बनता है, उसके बाद वो डिवाइड कर कर के अपने नंबर्स को बढ़ाता है और फिर बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म उससे बन जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जैसे मान लीजिए कि जो ऑर्गेनिज्म एक ही सेल का बना हुआ है तो उसके जितने भी प्रोसेस है वो सिर्फ एक ही सेल में हो रहा है लेकिन जो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल्स के बने हुए हैं उसमें क्या होता है, बड़े ऑर्गेनिज्म में खास करके ये सेल्स जो है ये लेबर ऑफ डिवीजन हो जाता है यहाँ पर। इसका मतलब क्या हो गया कि अलग अलग सेल अलग अलग टिश्यू जो है अलग अलग तरह का काम करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि शेप एंड साइज की बात जब हम करेंगे तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट सेल्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइज के होते हैं। अब आइए साइज की जब हम बात कर रहे हैं तो साइज में अलग अलग ऑर्गेनिज्म का साइज का जो सेल्स है वो अलग अलग होता है, ठीक है। मतलब डिफरेंट होते हैं, एक ही साइज के सारे नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल किसको माना गया। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या है? PPLO। इसको कहा जाता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ये PPLO जो है ये प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है और इसका मेजरमेंट कितना है? तो 0.1 mm इन डायमीटर होता है ये, ठीक है। तो 1 mm इन डायमीटर हो गया। PPLO इज द स्मॉलेस्ट सेल, इसको याद रखिएगा। अब लार्जेस्ट सेल क्या है, किसका होता है? ऑस्ट्रिच का नाम आप लोग सुने होंगे। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है ये सबसे लार्जेस्ट सेल माना गया। ऑस्ट्रिच का एग का जो सेल है वो सबसे लार्जेस्ट माना गया है और इसका मेजरमेंट है 170 × 135 mm, ठीक है। इसका कितना है? 170 × 135 mm। तो ये सबसे लार्जेस्ट सेल किसका हो गया? ऑस्ट्रिच का हो गया। और सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा हो गया? PPLO सबसे स्मॉलेस्ट सेल हो गया। अब मेजॉरिटी मतलब जनरल बाकी के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सेल्स का मेजरमेंट कितना होता है? तो मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, बाकी के मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स जो होते हैं वो 0.25 to 20 माइक्रॉन्स होते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स जो है, आप देखिए हमने स्मॉलेस्ट पढ़ लिया PPLO और लार्जेस्ट क्या हो गया? ऑस्ट्रिच का एग का सेल, ऑस्ट्रिच एग सेल। अब यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द बाकी के जो सेल्स हैं उसका मेजरमेंट कितना होगा? 0.25 to 20 माइक्रॉन्स होता है, ठीक है। तो ये आप कहिए कि सेल्स जो है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट शेप साइज के होते हैं और शेप भी उन सबके अलग अलग होते हैं। अब आइए कि हम साइज करते हैं, सॉरी अब हम शेप करते हैं। शेप कैसा होता है इसका सेल्स का? तो ये स्पिंडल शेप हो सकता है, स्पिंडल सेल्स इसको हम कह सकते हैं। क्यूबॉइडल शेप का हो सकता है,
क्यूबॉइडल हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, एलोंगेटेड हो सकता है एंड फ्लैट भी हो सकता है। ठीक है, फ्लैट मतलब प्लेट लाइक। फ्लैट कैसा होगा, जैसा प्लेट होता है ना, प्लेट लाइक भी ये हो सकता है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो शेप की जब हम बात करेंगे तो स्पिंडल शेप भी हो सकता है सेल, क्यूबॉइडल भी हो सकता है, पॉलीगोनल भी हो सकता है, एलोंगेटेड भी हो सकता है और फ्लैट प्लेट लाइक भी हो सकता है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में ये सेल्स के जो साइज होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। एक ही बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के जो सेल्स पाए जा सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन द फंक्शन एंड द प्लेस वेयर दे आर लोकेटेड और प्लेस्ड, जहाँ पर वो पाए जा रहे हैं और उसके फंक्शन के अनुसार उनका शेप एंड साइज भी चेंज होता है। ठीक है, अब आइए दूसरी चीज हम करते हैं कि साइटोलॉजिस्ट किसको कहते हैं। साइटोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? आप देखिए, साइटोलॉजिस्ट का नाम आपने सुना होगा कि ऐसे साइंटिस्ट जो कि सेल्स के बारे में पढ़ते हों। ठीक है, साइटोलॉजिस्ट किसको कहेंगे? ऐसे साइंटिस्ट जो सेल के और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाई करते हो, उसको हम कहते हैं साइटोलॉजिस्ट। ठीक है, उस साइंटिस्ट को हम कहेंगे साइटोलॉजिस्ट। साइटोलॉजिस्ट किसको कहेंगे? कि वो साइंटिस्ट जो कि सेल और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाई करते हो, स्टडी करते हो, उन्हीं को हम कहते हैं साइटोलॉजिस्ट। Who study about cell and its structure is called cytologist. ठीक है, ऐसे द साइंटिस्ट हु स्टडी अबाउट द सेल्स एंड इट्स स्ट्रक्चर इज कॉल्ड साइटोलॉजिस्ट। ठीक है, साइटोलॉजिस्ट किसको कहते हैं? अब आइए कि देखते हैं साइटोलॉजी क्या होता है। अब जब हम साइटोलॉजी की बात करते हैं, द फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ सेल, वो फील्ड जिसमें कि सेल के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? द फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। या कह सकते हो कि सेल के बारे में जो पढ़ते हैं हम, उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी क्या हो गया? द फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ सेल। दैट मीन्स कि जिस फील्ड में, जिस एरिया में हम जिसके अंतर्गत हम सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, उस फील्ड को हम कहते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजिस्ट क्या हो गया? जो कि सेल और सेल की स्ट्रक्चर्स का स्टडी करता हो, खोज करता हो या उसके बारे में पढ़ता हो। ठीक है, और साइटोलॉजी क्या हो गया? जिस फील्ड में हम इसकी स्टडी करते हैं सेल का, वो साइटोलॉजी हो गया। इज इट क्लियर? अब आइए, अब हम सेल के बारे में जब करते हैं तो सेल नॉन सेल्यूलर एंड सेल्यूलर होता है सेल के आधार पे।
ठीक है। सेल के आधार पे ये दो तरह के होंगे, ऑर्गेनिजम्स को दो भाग में बांट दिया गया है पहले सेल के आधार पे, दैट इज सेल्यूलर एंड नॉन सेल्यूलर। अब ये सेल्यूलर एंड नॉन सेल्यूलर की जब हम बात कर रहे हैं तो नॉन सेल्यूलर का मतलब क्या हो गया? नॉन सेल्यूलर मीन्स ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल नहीं हो। दैट मीन्स इसका बेस्ट एग्जांपल है वायरस। वायरस जो है वो नॉन सेल्यूलर होता है। क्यों? क्या कारण है कि वायरस को हम नॉन सेल्यूलर कहते हैं? इसके पीछे कारण है कि वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि जब तक वो एनवायरनमेंट में पड़ा रहेगा तब तक वो नॉन लिविंग जैसा रहेगा, ऐसे मरा हुआ पड़ा है, कोई एक्टिविटीज नहीं कर रहा है, ठीक है। और जैसे ही वो किसी ऑर्गेनिज्म के शरीर में जाता है तब वो सारे एक्टिविटीज लिविंग वाला शुरू कर देता है। दैट मीन्स रेस्पिरेशन भी करेगा, न्यूट्रिशन भी लेगा, रिप्रोडक्शन भी करेगा, टोटल एक्टिविटीज जो कि लिविंग थिंग्स का है वो सारे कैरेक्टरिस्टिक उसमें आ जाते हैं। दैट मीन्स कि जब तक वो बाहर है, एनवायरनमेंट में है, ऐसे ही डेड सेल की तरह पड़ा हुआ है, कोई एक्टिविटीज नहीं कर रहा है। और जैसे ही वो हमारे बॉडी में आता है या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में गया, वो सारा एक्टिविटीज लिविंग वाला शुरू कर देता है। इसीलिए वायरस को ना ही लिविंग में रखते हैं और ना ही नॉन लिविंग में रखते हैं। तो आखिर इसको रखते कहाँ है भाई? कहीं ना कहीं तो रखना होगा ना। तो वायरस को कहा गया है कि वो बॉर्डर लाइन होता है, या कह सकते हो कि इट इज अ लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। समझ में आ गई ये बात? तो वायरस जो है लिंक बिटवीन, और इसको कह सकते हो कि ये बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग होता है, ठीक है। ये लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग है, या फिर बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग है। क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि जितने समय, सालों साल अगर वो एनवायरनमेंट में ऐसे ही पड़ा हुआ है तो वो बिना किसी एक्टिविटी किए हुए एनवायरनमेंट में पड़ा रहेगा। लेकिन जैसे ही उसको किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी मिलता है तब वो क्या करेगा? जैसे बॉडी में घुसा वो अपना सारा एक्टिविटीज चेंज करेगा लिविंग की तरह। अब वो लिविंग जैसा सारा एक्टिविटीज करना शुरू कर देता है। तो ये दोनों के बीच का कड़ी कह सकते हो इसको, कि इस तरफ है एनवायरनमेंट में तो वो नॉन लिविंग है, और जब इस तरफ ऑर्गेनिज्म में आया तो सीधा वो लिविंग बन जाता है, ठीक है। तो ये बॉर्डर लाइन हो गया दोनों के बीच का। तो ये तो इसीलिए इसको कहते हैं कि ये नॉन सेल्यूलर है, उसमें कोई ऐसा सेल नहीं होता है। अब आइए कि देखते हैं सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म किसको कहेंगे हम? सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो है, सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या हो गए कि ये सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक या एक से अधिक सेल्स के बने होते हैं, ठीक है। सेल्यूलर हम उनको कहते हैं ऑर्गेनिज्म जो कि एक या एक से अधिक सेल्स के बने होते हैं, ठीक है। तो सेल्यूलर क्या हो गया? ऑर्गेनिजम्स made of one or more cells, ठीक है। एक या एक से अधिक सेल्स के बने होते हैं तो
तब हम उसको कहते हैं कि ये सेल्यूलर है। ठीक है, तो ऑल दोज ऑर्गेनिज्म जो कि सेल के बने हुए हैं उसको हम कहते हैं वो सेल्यूलर है। ठीक है, और वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि सेल के नहीं बने हुए हैं, तो जैसे एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल उसका है वायरस, तो वो कहलाता है नॉन सेल्यूलर है। वायरस जो है वो नॉन सेल्यूलर होता है। ठीक है, अब सेल्स के आधार पे ही हम सारे ऑर्गेनिजम्स को दो भाग में बांट देते हैं। सेल्स के आधार पे हम सारे ऑर्गेनिजम्स को दो भाग में बांटेंगे। कौन कौन से हैं? पहला है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, दूसरा है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। अब यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, यूनि मतलब होता है सिंगल, यूनि मतलब होता है सिंगल, और मल्टी का मतलब होता है मेनी। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म एक सेल का, सिर्फ एक सेल का बना होता है तो उसको हम कहते हैं वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब एक सेल का बना होगा तब वो कहलाएगा यूनिसेल्यूलर। एग्जाम्पल आप इसका देख सकते हो, अमीबा, ईस्ट, ये सारे एक सेल के बने होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं हम कि ये यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, मल्टी सेल्यूलर का मतलब होता है कि मोर देन, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि मोर देन वन सेल होते हैं, एक से अधिक सेल्स के जो ऑर्गेनिजम्स बने होते हैं उसको हम कहते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, इसमें मेड ऑफ मोर देन वन सेल। एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन हो गया, डॉग, कैट, प्लांट, ये सारे क्या हो गए, ये सारे एग्जाम्पल्स है आपके मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के। दैट मीन्स कि ये मोर देन वन सेल के बने होते हैं। ठीक है, तो जो भी मोर देन वन सेल है तो वो कहलाएगा मल्टी सेल्यूलर, और जो एक ही सेल का बना हुआ है वो कहलाएगा यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। इज इट क्लियर? तो मल्टी सेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर। अब हम नेक्स्ट क्लास में, आज हम यही खत्म करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं कि सेल्स न्यूक्लियस के आधार पे कितने तरह के होंगे, सेल्स का कौन कौन सा ऑर्गेनील्स है और वो क्या काम करते हैं। ठीक है, उसके सेल्स का डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो देखते रहिए, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।